गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आज किस चीज़ की बात करेंगे? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिए। मेनली जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको काम भी देगा ये। और ये जनरल चीज़ें हैं जो कभी कभी सीबीएसई में थोड़ा सा स्लाइटली जो कोर्स से अलग पूछ देता है, तो उसके लिए ये जानकारी होना आपको ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन क्या होता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। रिलीज ऑफ व्हाट? टॉक्सिक वेस्ट। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है। वो कौन सा वेस्ट है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको रिलीज़ करना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म का, वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। या तो ये एमोनिया होगा, या ये यूरिया होगा, या ये यूरिक एसिड होगा, या ये यूरिक एसिड होगा। ठीक है। तो दीज आर द थ्री नाइट्रोजिनस वेस्ट विच इज़ कॉमनली फॉर्म्ड इन द एनिमल्स। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सवाल अब ये होता है कि एमोनिया किस ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता हुआ, यूरिया किस और यूरिक एसिड किसके। एमोनिया कॉमनली जो फॉर्म होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर्म्ड इन एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे। ये कॉमनली जो होते हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये किस में फॉर्म होते हैं? दे फॉर्म इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसके अलावा यदि हम यूरिक एसिड की बात करें तो दैट इज फॉर्म्ड इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स, जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो यूरिक एसिड है। थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी एनिमल होगा उसके अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है। वो कौन सा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कोई भी एनिमल होता है उसमें जो सबसे पहला जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है वो एमोनिया है। लेकिन एमोनिया जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए उसको तुरंत रिलीज आउट करना ज़रूरी होता है इन डाइल्यूटेड फॉर्म। क्योंकि ये एमोनिया जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, और यदि वो किसी जगह पे टच कर गया तो वो बर्निंग इफेक्ट देगा और उस पर्टिकुलर एरिया को वो इवन वुंड कैन बी, कोई इंजरी भी पहुंचा सकता है। तो इसीलिए उसको डाइल्यूट करके रिमूव करना ज़रूरी है। अब डाइल्यूट करने के लिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होगी, और उसके लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उनका वो रहते ही पानी में। तो यदि पानी में कोई एनिमल रह रहा है तो उसे पानी की कमी नहीं होगी, तो वो तुरंत वाटर को लेकर उस एमोनिया को डाइल्यूट कर देते हैं एंड दे रिलीज देम फ्रॉम द बॉडी सो दैट टॉक्सिक वेस्ट डू नॉट अफेक्ट देयर बॉडी। लेकिन यही हम जब आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है। मैंने कहा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो जब आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा एनिमल्स के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ही एमोनिया बना उसको डाइल्यूट करना मुश्किल है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं।
वो क्या करते हैं, एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये प्रोसेस कॉमनली लीवर के अंदर होता है। तो इसमें जब आप एमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यूज़ होगा, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं, रादर दैन रिलीजिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द एमोनियस फॉर्म। तो इसीलिए वो पहले उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कुछ समय के लिए यूरिया को स्टोर करके रखा जा सके बॉडी के अंदर, क्योंकि जो एमोनिया होता है जब वो यूरिया में कन्वर्ट होता है तो यूरिया इज़ लेस हार्मफुल एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। सो यूरिया कैन बी स्टोर्ड फॉर टाइम बीइंग इन द बॉडी, इट विल नॉट कॉज लॉट ऑफ इंजुरी। इस चीज़ को आप ऐसे भी देखना, गर्मी के दिनों में यदि आप पानी पी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेसिव अमाउंट में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गर्मी के दिनों में मान लीजिए बाहर घूम रहा है और पानी नहीं पी रहा है तो उसमें पानी, उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, पानी की कमी होने लगेगी, और जो यूरिन होता है यूरिन में यूरिया का परसेंटेज बढ़ने लगेगा, और जब वो यूरिन करेगा तो एक बर्निंग इफेक्ट देता है। वो बर्निंग इफेक्ट एसिडिक नेचर ऑफ एमोनिया के होने के कारण होता है, ठीक है। जबकि यदि हम एक एरियल एनिमल्स, फ्लाइंग एनिमल्स, बर्ड्स की बात करें तो हमें मालूम है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर देम, तो उनके लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी लेस हार्मफुल, सो दे कैन स्टोर देम इन देयर बॉडी, एंड when they will be releasing their undigested waste, along with that they can releasing the uric acid also, ठीक है। तो जो एरियल होते हैं, जो एरियल एनिमल्स जैसे बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिनेट नहीं करते हैं, यदि वो जो बीट करते हैं, आप देखना जैसे पिजन है, पिजन बीट करता है, तो जब बीट करेगा तो उसका जो बीट होता है वो ब्लैक कलर का होता है और हाईली कंसनट्रेटेड होता है, जबकि जो आपका उसमें एक वाइट सा मटेरियल होता है, एंड दैट मटेरियल इज़ यूरिक एसिड। वो मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड। तो क्योंकि उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो वो एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग द एमोनिया इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, अब समझ में आ गया आपको किस तरह के एनिमल में क्या बनेगा। ऐसा कोई एनिमल जिसमें एमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है तो उस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं एमेनोटेलिक। एक वर्ड लगने का मतलब है द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इन विच ammonia is formed as टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। तो जिसमें एमोनिया एज ए टॉक्सिक वेस्ट बनता होगा उसे हम कहेंगे एमेनोटेलिक। जिसके अंदर यूरिया एज ए टॉक्सिक वेस्ट बनता होगा उसे हम कहते हैं यूरोटेलिक। सो द ऑर्गेनिज्म इन विच द यूरिया इज फॉर्म्ड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज व्हाट, यूरोटेलिक। जबकि यूरिक एसिड जो होता है उन्हें हम उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द यूरिक एसिड एज ए टॉक्सिक वेस्ट, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, यूरिकोटेलिक। तो किस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे ये समझ में अब आपको आ गया होगा, और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में कौन सा टॉक्सिक वेस्ट बनेगा ये भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यदि कोई एनिमल दे देता है तो आप केवल उस चीज़ को देखो कि वो एनिमल एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है या एरियल है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी के अंदर एक ही नाइट्रोजनस वेस्ट, एक ही एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं बनता है। मतलब
अलग अलग एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, यही बात तो है। दूसरी बात, जैसे हर एनिमल के अंदर सॉरी, जैसे हर एनिमल के अंदर अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, उसी प्रकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एनिमल्स लिखता हूँ और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पे लिखता हूँ, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो क्या आपने अमीबा की स्टडी की होगी, तो अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ऐसे ही एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। वो क्या है? नेफ्रीडिया। इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं कॉमनली माल्फीजियन टिब्यूल्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, या ग्रीन ग्लैंड, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो इंसेक्ट्स के अंदर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करते हैं। यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो है किडनी। कौन सी है? किडनी। तो इससे एक बात क्लियर हो गया यहाँ पर कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली जो हमें फोकस करना है वो बात करना है अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। किसकी बात करना है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब यदि हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो हैं CO2, वाटर, आयंस, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो क्या है? यूरिया। तो ये कॉमनली वो वेस्ट हैं जो हमारे बॉडी से रिलीज होने ज़रूरी है। अब आपको CO2 जो वेस्ट है वो लंग से रिलीज होता है बाई ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। जो वाटर और आयंस हैं वो यूरिन में यूरिया के साथ रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो जो CO2 है आपके बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लंग्स। और इनको रिमूव करने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है किडनी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसा होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो आपको मैं बता दूं, जो किडनी होता है दैट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दैट इज़ प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म एंड किडनी इज़ प्रेजेंट इन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। बीन के शेप के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। किस शेप के होते हैं ये? बीन शेप के, ठीक है। अब इसमें जो लीवर होता है, तो लीवर से एक ब्लड वेसल आ रहा होता है और वो दो में टूटता है, ठीक है, और वो फिर नीचे चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी विच इज़ कैरिंग द ब्लड, विच इज़ कैरिंग द ब्लड फ्रॉम लीवर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये यूरिया है, ये यूरिया लीवर में फॉर्म होता है। तो लीवर में फॉर्म होते ही जो ब्लड के साथ वो मिक्स होके और रीनल आर्टरी उसे कैरी करके कहाँ ले आता है? किडनी में। कहाँ ले आता है? किडनी में, ठीक है। अब किडनी में लाने के बाद
जो रीनल आर्टरी होती हैं वो ब्रेक डाउन करती है। रीनल आर्टरी आर्ट्रियोल्स में, फाइन आर्ट्रियोल्स में टूटते हैं, ठीक है, और तब जाकर वो जो किडनी के यूनिट्स होते हैं, किडनी जिस यूनिट से बना हुआ होता है, सेल से बना होता है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो जो ये रीनल आर्टरी ब्रेक डाउन करती हैं आर्ट्रियोल्स में, तो फाइन आर्ट्रियोल्स एंटर्स इनटू नेफ्रॉन एंड देयर द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया, excessive amount of water, ions take place, and after that they will be collected in a collecting duct which will be open into ureter। ये है आपका यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। तो यूरेटर में ऑन हो गया। एक मिनट, हेलो हेलो, पढ़ा रहे बताओ, 10 मिनट में आ रहे हैं। तो यूरेटर जो है वो यूरेटर में जाता है, जो आपका वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस आयन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है, ये सब फिल्टर होकर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये ओपन कर दिया जाता है यूरेटर में। और यूरेटर से ये यूरेटर जो होते हैं, ये यूरेटर एक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिनका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है, ब्लड जाकर नेफ्रॉन में जो उसके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो आपका आयंस है, वाटर है, वो निकल जाता है। उसके बाद वो रीनल वेन के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल चुका है, तो वो प्योर हो गया है, तो उससे निकल जाएगा। अब इसके थ्रू ब्लड आया, ब्लड एंटर किया, और एंटर करने के बाद जो नेफ्रॉन जिससे कि किडनी बना हुआ होता है, उनमें जाकर ये आर्ट्रियोल्स टूट जाते हैं और फिल्ट्रेशन वर्क होता है। और वो फिल्टर जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में डाल दिए जाते हैं। यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जब 1/4 फिल हो जाता है तो ये स्ट्रेच होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद इट विल गिव ए इम्पल्स टू द ब्रेन so that the valve which is present in the urethra, so they can be open and the urine can be released out of the body through urethra। ठीक है। जैसे ही 1/4 फिल हुआ तो स्टिमुलस गया। अब if the person is not ready, then what will happen? It will keep on collecting and the impulses will be keep on coming। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये more than या 3/4 फिल हो जाएगा, the pressure will build in a such a high amount that the release of urine can even occur without your willingness। ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका, इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है। इसमें एक दो चीज़ें आपको बता दूं। पहले तो इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। एडर्नल ग्लैंड, जिसके बारे में आपको आगे इसके रोल के बारे में बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कोई रोल नहीं होता है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनी होती है वो बीन शेप की होती है। किडनी जो होती है वो कैसी होती है? बीन शेप की। ठीक है। और दूसरी बात, दे आर लाइज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के साइड में they lies on the either side of the vertebral column on the posterior side of your body। ठीक है। निचले भाग में ये एब्डोमेन के लाइज करता है। ठीक है। सो दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द
kidney. That means lower abdomen on the either side of the vertebral column is the position of the kidney. And another thing about the kidney, out of the 2 kidney only 1 kidney is functional. केवल एक किडनी फंक्शनल होता है इसमें. कॉमनली जो आपके लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वो फंक्शनल होती है, ठीक है. तो आउट ऑफ द 2 किडनी 1 किडनी इज़ फंक्शनल. लेकिन उसमें इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ यू डोनेट 1 पर्टिकुलर किडनी देन यू कैन सर्वाइव ऑल्सो ईजली इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्सेसिव फिजिकल वर्क, ठीक है. तो वो चीज़ ज़रूरी है. तो और जो किडनी होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड एंड द यूरिया विच इज़ प्रेजेंट इन टू द ब्लड. सो ये सब चीज़ों को वो निकाल कर यूरेटर में डाल देता है. यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज आउट कर दिया जाता है. तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किडनी होता है, तो किडनी किस चीज़ का बना हुआ है? नेफ्रॉन. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इनटू द किडनी, ठीक है. तो वो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो ये किस तरीके से फिल्टर करता है? जो फिल्टर होता है ब्लड का, उसी फिल्टर को हम यूरिन कहते हैं. सो हाउ द फिल्ट्रेशन अकर एंड हाउ द यूरिन इज़ फॉर्म्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो कि हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे. यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, रीनल आर्टरी कहाँ से आता है, कहाँ टूटता है. एक चीज़ और बार बार एक चीज़ें आती हैं, जैसे 2 किडनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक किडनी कुछ नहीं काम कर रहा होता है, उसमें भी ब्लड जा रहा होता है, उसमें भी वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसके काम करने की जो परसेंटेज होती है वो 10 to 15% की होती है. मेजॉरिटी जो वर्क कर रहा होता है वो एक किडनी कर रहा होता है. इसीलिए यदि आप एक किडनी को रिमूव कर देते हैं तो सारा वो लोड उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है. तो इसीलिए होता है कि जब आप एक किडनी रिमूव कर देते हैं तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज ऑल द लोड हैज़ बीन पुट ओवर 1 किडनी. तो वो उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि उस समय हमें काफ़ी कॉन्शियस होना चाहिए. और कॉमनली एक चीज़ और आपको बता दूं, जो किडनी होती है वो जब कोई नाइट्रोजनस वेस्ट, इसकी एक कैपेसिटी होगी वर्क करने की, और उससे ज़्यादा यदि आपकी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म करने लगी तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगेगा किडनी के ऊपर, और आपकी किडनी फेल भी हो सकती है, ठीक है. इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, अब जैसे मान लीजिए अल्कोहलिक बेवरेजेज है, तो अल्कोहलिक बेवरेजेज जो होते हैं वो फर्मेंटेशन से बनते हैं. तो जितनी भी चीज़ें फर्मेंटेशन से बनती हैं उनमें जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है, और इस कारण से उनको फिल्टर करने के लिए एक्स्ट्रा लोड पड़ता है किडनी के ऊपर, और दैट कैन इवन लीड टू द फेलियर ऑफ द किडनी, ठीक है. तो इनके बारे में भी डिटेल में सब कुछ बातें करेंगे. लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और कैसे से कंट्रोल करते हैं, ठीक है. तब उस तरीके से मूव करेंगे. इसमें मुझे उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, कैसे एनिमल्स के अंदर किस किस तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, किस एनिमल के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा. इस तरह के क्वेश्चन आपसे यदि पूछे जाते हैं तो आप जवाब देने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो ये चीज़ आप क्लियर हो गया यहाँ पे. तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है. आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा, उसमें और बातें क्लियर करेंगे, ठीक है. थैंक यू.